अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ में मैं हूं आपकी होस्ट हानिया सलीम और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफकत मिर्ज़ा, जो कि 36 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी फील्ड में एज अ फैमिली फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आपसे सवाल है डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, क्योंकि रमज़ान शुरू हो गए हैं और अब लोग रोज़े रखने की जो नियत रखते हैं उनके हवाले से कि वो डायबिटिक पेशेंट्स जो रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो अब किस तरीके से अपनी डाइट्स को लेकर चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी खुश नसीबी के अल्लाह ताला ने हमें बाबरकत एक रमज़ान का महीना अता किया है और डायबिटीज़ के हवाले से इसमें बहुत अहम मालूमात हैं जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 बात यह है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को रमज़ान शुरू होने से 4 से 6 हफ्ते पहले अपने जो भी डॉक्टर्स हैं मुताल्लिक़ा उनके पास जाके अपना लेटेस्ट चेकअप कराना चाहिए और जो भी दवाएं हैं वो रमज़ान के लिहाज से, रोज़े के लिहाज से एडजस्ट करनी चाहिए। पहली तो हिदायत ये है। दूसरी बात यह है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी वो लोग मरीज़ जो रोज़ा नहीं रख सकेंगे। तो उसमें सबसे पहला तो यह है कि अगर किसी का लेवल 300 से ऊपर रह रहा है रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग में या वैसे भी 70 से नीचे उसकी रह रही है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया 300 से ऊपर रहेगी जब भी उसको रोज़ा रखना मना है, और अगर 70 से नीचे किसी की शुगर रह रही है उसको भी रोज़ा रखना मना है। कुछ एहतियातें हैं, ग़िज़ा पे हम आएंगे उसके बाद। पहली एहतियात ये कि अगर दवाएं एडजस्ट ना कराई जाएं तो बेइंतहा चांस होता है कि मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर की मिक़दार कम ना हो जाए, जिसका लेवल बहरहाल 70 है। और ऐसी सूरत में अगर कभी ऐसा होने लगे तो मरीज़ को रोज़ा तोड़ने के लिए मेडिकली अलाउ है कि वो अपना रोज़ा तोड़ दे अगर उसकी दिन के किसी भी हिस्से में 70 से नीचे शुगर जाए। इसी तरह इसके उलट अगर किसी की शुगर 300 से ऊपर रह रही है और उसे 2-3 अलामात पैदा हो जाएं, जैसे कि उसे शदीद सर दर्द हो, शदीद थकावट हो, मतली हो और वो एग्जॉस्ट फील कर रहा हो और उसकी शुगर 300 से ज़्यादा हो, तो उसको भी रोज़ा तोड़ना है। और इस सूरत में कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि खून में तेज़ाबियत हो जाती है, जिसे हम अपनी ज़बान में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं, या फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की तरफ ये पेशेंट चला जाता है। तो ये कुछ 2 बुनियादी मालूमात हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को प्रॉपर काउंसल ना किया जाए और उसको पानी की कमी, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसके अलावा वो अगर ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा हो तो वो एग्जॉस्ट या फटीग भी फील कर सकता है। तो ये तो कुछ एहतियातें हैं। इसके बाद हम अगले अपने उस पे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे लेवल्स बताए हैं कि 300 से ऊपर और 70 से नीचे, वो आपने बहुत अहम है हमारे ऑडियंस के लिए, ताकि वो जो है इससे क्लैरिफाई हो जाए उनको बेहतर तरीके से कि वो अब रोज़ा रख सकते हैं, कौन से पेशेंट्स और कौन से नहीं रख सकते। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप बताना चाहेंगे कि सहरी में डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, जिससे उसका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे पूरे दिन और वो जो रोज़मर्रा का अपना काम कर रहा है वो भी कर सके? देखिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल तो मना नहीं होता। अमूमन डायबिटिक पेशेंट ये समझते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हमें मना कर दी। ऐसा नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे सबसे पहले पानी पे आता हूँ। इफ्तार में या लिक्विड में किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, 3 से 4 गिलास उसको इफ्तार के वक्त ये लेना है। इसके बाद तरावी के वक्त या तरावी के बाद उसको तकरीबन 1 से 2 गिलास लेने हैं। इसी तरह फिर जब सहरी का वक्त आए तो उसको तकरीबन 3 गिलास के करीब लिक्विड पीना है। अब लिक्विड में क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे इफ्तारी के वक्त आप एक खजूर ले लें और उसके साथ आप लस्सी ले सकते हैं, उसके साथ आप लेमन जूस ले सकते हैं, उसके साथ आप दूध ले सकते हैं। इसके बाद आप इफ्तारी में आधा प्याला जो है लोबिया ले सकते हैं, 1 कप चना चाट बना के ले सकते हैं, 1 कप दही बड़े ले सकते हैं और 1 कप फ्रूट चाट भी ले सकते हैं। लेकिन इन तमाम चाट में, जैसे फ्रूट चाट है, कोई ऊपर से चीनी का छिड़काव या इस्तेमाल उसमें करना जो है वो मना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें फल भी आ गए, इसमें चना भी आ गया, इसमें दही बड़े भी आ गए, इसमें दूध भी आ गया, लस्सी भी आ गई और खजूर भी आ गई। तो ये एक मुतवाज़िन इफ्तार कहलाएगा। इसी तरह फिर तरावी के वक्त हम ये कहते हैं कि आप जो है वो
जो भी रोटी सालन घर में पक रहा है, तो जैसे तरावी है और फिर तरावी के बाद खाना है, फिर सहरी में भी खाना है, तो एक वक्त आप दाल या सब्ज़ी या चिकन वगैरह ले लें और दूसरे वक्त आप चावल या कीमा या मुर्गी वगैरह का इस्तेमाल आप कर लें, ताकि बैलेंस रहें चीज़ें ये। इसी तरह से जो भी खाना पका हुआ है, लाल आटे की चपाती के साथ आप तरावी के वक्त वो एक खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर सोने में थोड़ी सी देर है खाने के बाद, तो सोते वक्त आप एक दूध का गिलास पी सकते हैं। फिर इसी तरह जब सहरी का वक्त आएगा, तो सहरी में भी यही है कि अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा लाल चपाती का अगर आप पराठा बनवाना चाहते हैं, जो कि सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल कॉर्न ऑयल में हो, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं सालन के साथ। और इसके अलावा फिर इसमें भी वही है कि आप जो है ना, लस्सी का इस्तेमाल, दही तो आप कर रहे हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक कप चाय बगैर चीनी की वो भी आप जो है वो सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे जो इफ्तार का दस्तरखान होता है सर, वो फ्राइड आइटम्स के बिना नहीं होता, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे डायबिटिक पेशेंट? उसमें दो एहतियातें जो करी जा सकती हैं वो ये हैं कि एक तो वो जो भी पकौड़े या बेसन जो फुल्की या जो भी आप कहें उसे, वो सब्ज़ी के हों बने हुए, सब्ज़ी मुख्तलिफ सब्जियों के बनाते हैं लोग घरों में। दूसरी ये कि अगर वो आपके सामने है तो सबसे पहले वो जो भी समोसा है या रोल है वेजिटेबल का हो तो प्रीफरेबल है, और उसको आप टिश्यू पेपर्स में रख के उसको उसके ऊपर जज्ब कर लें, उसके अंदर उसको रख के दबा के जो उसका ऑयल है वो टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाएगा, तो वो जो ऑयली कंटेंट है उसका, वो जो रोल खाना चाह रहा है या समोसा खाना चाह रहा है, वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक सवाल और है आपसे, वो ये है कि सर एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स का। वो कहते हैं कि हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, हमने रोज़ा रखा है, तो अब हम इफ्तार में, अब तो हमारा शुगर बहुत लो हो गया है, हम इफ्तार में चीनी वाली कोई भी चीज़ ले सकते हैं, हम मीठे मशरूबात खा सकते हैं, हम मिठाई भी ले सकते हैं, तो इसके हवाले से आप नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि इसमें वही जो मैंने पहले एक बात बताई थी फिर बता दूं, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मीठी अशिया का या निशास्तेदार अशिया का इस्तेमाल किया, चीनी वगैरह का या केक या मिठाई वगैरह का, तो जैसा कि मैंने बताया था वो हाइपर ग्लाइसीमिया में जा सकता है, उसकी शुगर 300 से ऊपर जा सकती है, और उस सूरत में उसे वही कॉम्प्लिकेशन है कीटोएसिडोसिस, यानी खून में तेज़ाबियत होने का चांस बढ़ जाएगा। तो बेहतर है कि हमने आपको एक मुतवाज़िन ग़िज़ा बताई है जिसमें सारे अज़्ज़ा शामिल हैं, जिसमें फ़ैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, तो आप मुतवाज़िन ग़िज़ा लें। सिर्फ ये ना हो कि आपका सारा जोर कार्बोहाइड्रेट पे आ जाए। बिल्कुल सर, अगर डायबिटिक पेशेंट रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो वो फौरी तौर पर फिर उसे क्या करना चाहिए? देखें, शुगर चेक करने के 3 से 4 औक़ात होते हैं रमज़ान के दौरान। एक वक्त तो ये होता है कि आप सहरी करके नमाज पढ़ के सो गए, तो जब आपकी आंख खुले को 10 बजे या 11 बजे, जैसे भी जो भी रूटीन हो, उस वक्त एक मरतबा शुगर चेक कर लें। उससे आपको पूरे दिन की शुगर कितनी रहेगी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा वक्त ये होता है कि इफ्तार से 1.5 से 2 घंटा पहले आप एक दफ़ा शुगर चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी 2 घंटे हैं तो अब मेरी शुगर बिल्कुल लो जाने तो नहीं जा रही। और तीसरा वक्त ये होता है कि आप जो है ना, वो रात को तरावी के वक्त जैसे 10 बजे, यानी आप इफ्तार से फारिग हो गए, खाना खा लिया और 2 घंटे हो गए इस बात को, उस वक्त भी कर सकते हैं। और ये 3 औक़ात बहुत अहम है शुगर चेक करने के, इससे आपको आइडिया होता है। मिसाल के तौर पे 12 बजे दिन में किसी ने शुगर चेक की और उसकी शुगर आ रही है 80, तो इसका मतलब है ये मगरिब तक नहीं ये लो हो जाएगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो पहले तो हम ये कहते हैं कि उसको कहते हैं कि आप रेस्ट कर लें, फ़ौरन एक्सर्शन नहीं करें। दूसरे हम ये कहते हैं कि इसको फिर आप आधा पौने घंटे बाद फिर दोबारा चेक करें, और अगर ये 70 या 70 से नीचे जाने लगे तो रोज़ा तोड़ने का मेडिकली उसको अलाउ है, फ़ौरन कुछ खा लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।